हेलो बच्चों, चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर 2 की आंसर की। और ये क्वेश्चन पेपर है RMLAU यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या 2026 का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। पेपर सेकंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित पर आधारित है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। चलिए साहब, हम तो हिंदी में पढ़ाने वाले हैं आपको। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित पर आधारित है। आप बोलोगे सर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये सबको पता होना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, जरा आने दो, अभी एक दो क्वेश्चन से क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन 2 का सी पे आप टिक लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फटाफट तेजी से क्वेश्चन पढ़ो। किसी तंत्र की एंथैल्पी का सूत्र है। यार किसी तंत्र की एंथैल्पी का सूत्र है तो एंथैल्पी हमेशा H बराबर U प्लस PV के बराबर होती है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार अजी हर एक लेक्चर में करवाया होगा, नहीं छोड़ा होगा। और देखो ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ भी मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदर्श गैस के लिए ऊष्माधारिताओं का संबंध है। भाई CP बड़ा होता है CV से। CP माइनस CV इक्वल टू R इज द राइट ऑप्शन। ढूंढ लो कहाँ पर है। जो पढ़ाया वही आया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो दिमाग को हिला देंगे आपके भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फटाफट तेजी से एक हल करो उसको। एक आइडल गैस है, 300 केल्विन पर समतापी उत्क्रमणीय प्रसार करती है और 500 जूल कार्य करती है। तो इस प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा U कितना होगा? अब उत्क्रमणीय प्रसार करती है और 500 जूल कार्य करती है, तो इस प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए, बट 0 जूल होता है। राइट ऑप्शन 0 जूल। कौन कौन लगा आया बिल्कुल सही टिक? जल्दी फटाफट तेजी से कमेंट कर दो कि सर आज मैंने 100 में से इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, 70 सही किए हैं, 75 सही किए हैं, या 60 सही करे हैं मैंने, या फिर 50 सही करें। फटाफट तेजी से कमेंट जरूर करना है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक 0 होता। राइट है बिल्कुल, क्योंकि अणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, दाब स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है, आयतन स्थिर रहता। तो इसका राइट ऑप्शन तुम समझ गए होगे। तो आइडियल गैस होती है, उनके अणुओं के बीच जो होता है ना अट्रैक्शन फोर्स, वो 0 होता, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। ठीक है, बाद में वास्तविक गैसों के लिए वंडरवाल ने अपनी इक्वेशन दे दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वह तापमान जिस पर जूल थॉमसन प्रभाव का चिन्ह बदलता है कहलाता है। एक बात बता दूं आपको मैं, ठीक है, यहाँ पे D नंबर लगा दो। प्रतिलोमन तापमान, इन्वर्सन टेम्परेचर, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। भाई एक एक पेज में 7 क्वेश्चन पूछे हैं, तभी तो इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदर्श गैस के उत्क्रमणीय समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होता है। देखो आइडियल गैस है और इसका जो है ना वो उत्क्रमणीय समतापी प्रसार हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो बस पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। शून्य होगा नहीं होगा, ऐसे ही हो जाता है शून्य। क्वेश्चन नंबर 9, आदर्श गैस के, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी कि इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आदर्श गैस के एडियाबैटिक प्रसार में जो दी गई ऊष्मा होती है ना वो 0 होती है। ठीक है, तो Q इक्वल टू 0 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैस का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि एंथैल्पी एक अवस्था फंक्शन है। हैस का नियम इस तथ्य पर आधारित है कि एंथैल्पी एक अवस्था फंक्शन है, यानी कि स्टेट फंक्शन है। हिंदी से बढ़िया तो इंग्लिश में पढ़ने में मज़ा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन को कहते हैं, यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण ऊष्मा। क्या ये चीज़ कहते हैं? हाँ, सी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। अब देखो जरा क्वेश्चन का तांडव, प्रश्नों का तांडव देखो अब क्या क्या क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तक तो इजी थे, अब देखो भाई साहब यहाँ पे हमें ग्रेफाइट दे रखा है और ग्रेफाइट का जब हमने ऑक्सीकरण करा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी और डेल्टा H जो है इतने में परिवर्तन माइनस के 393.5 किलो जूल। उसके बाद में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 लिया,
फिर CO2 बनाया। तो कहने का मतलब यह है कि हैश का उष्मा संकलन नियम यहाँ पे, यानी कि हैश का नियम लगाना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है कि एक ही प्रोसेस दो या दो से अधिक विधियों से हो रही है, और वो भी दो या दो से अधिक पदों में, समझ गए, लेकिन टोटल उष्मा जो होगी वो समान होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। तो बोल रहा है कि मानक निर्माण एंथैल्पी की गणना कीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो, -110.5 किलो जूल प्रति मोल इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 13, किसी आदर्श गैस के लिए आर CP की वैल्यू 29 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन तथा आर का मान दे रखा 8.3 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन है। तो CP का मान कितना होगा? अरे यार CP माइनस CB इक्वल टू R लगा दो है भाई। अरे यार CP का मान फाइंड नहीं हो पाएगा आपसे, कर लोगे तो कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन कितना आएगा जल्दी बताओ फटाफट 23 है भाई। यार पता नहीं चल रहा मुझे भी। अब देखो मैं फॉर्मूला लगा के आपको बताता हूँ कैसे निकालना। आर का मान है 8.3। देखो ये फॉर्मूला हमारा CP माइनस के CB इक्वल टू R है ना। अब मान निकालना हमें CB का, तो ये CB इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये इधर लेके जाओ, ये इधर CP माइनस के R हो जाएगा। तो CP कितना है हमारा 29 है, 29 में से घटा दो कितना, R घटाओ, R कितना है यहाँ पर 8.3 है। अब अगर 29 में से 8.3 आपको घटाना है तो कैसे घटाओगे? घटाओ जल्दी फटाफट 23 से। अरे घटा दो यार, घटा दो भैया यार, वो इसका राइट ऑप्शन होगा, देख लो कितना होगा, घटाओ घटाओ, अरे घटा दो यार, घटा दो। 29.0 8.3, चलिए तो 10 में से 3 घटाया कितना बचा हमारा 7 बचता है। फिर इधर हमारा रह गया 28 में 60, तो 20.7 कहाँ पर है ढूंढ लो, अरे ढूंढ लो 20.7। ए पे टिक लगा दो, 20.7 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। हल कर दिया देखो मैंने यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द्वितीय नियम का कौन सा कथन सही है? उष्मा कभी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में नहीं जा सकती है अपने आप, इसके लिए बाह्य सोर्स की आवश्यकता होती है। अगर फ्रीज का आप प्लग हटा दोगे ना तो अंदर रखी वस्तुएं अपने आप गर्म हो जाती हैं मेरे दोस्तों। चलिए यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 देखते हैं, उत्क्रमणीय उष्मा इंजन की दक्षता निर्भर करती है, उत्क्रमणीय उष्मा इंजन की दक्षता निर्भर करती है, किस चीज़ पे निर्भर करती है? फटाफट ऐसे बता दो। स्रोत के टेम्परेचर और सिंक के टेम्परेचर दोनों पे 1 - T2/T1 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए यानी कि दक्षता का फॉर्मूला होता तो दोनों पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 16, एंट्रोपी को सर्वोत्तम रूप से है, एंट्रोपी को सर्वोत्तम रूप से है, एंट्रोपी इज द वेस्ट डिस्क्राइब्ड एस। अरे क्या कह दिया? डी पे आप टिक लगा दो, कहाँ है डी हमारा, ये हैगा अव्यवस्था की माप, डी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 17 देखो, पृथक तंत्र में स्वयंस्फूर्त प्रक्रिया होती है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑक्यूर्स व्हेन, कब होती है? कब होती है? जब डेल्टा एस का मान 0 से बड़ा होता है, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, नियत ताप एवं दाब पर प्रक्रिया स्वादपूर्त होती है, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस व्हेन जब डेल्टा जी का मान 0 से छोटा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान 0 होता है, हमेशा लगा दो बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 20, अपशिष्ट एंट्रोपी का कारण है, अपशिष्ट एंट्रोपी का कारण है और वो होता है 0 केल्विन पर आणविक अव्यवस्था, यानी कि मोलिकुलर डिसऑर्डर एट 0 केल्विन। ओके, लगा दिया टिक? हाँ लगा दिया सर। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट इसे अपने माइंड में लेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है अयोध्या यूनिवर्सिटी वालों को, हर एक कॉलेज में सबको पेपर मिलता है। पेपर साथ लेके बैठ जाओ, ठीक है, पेपर साथ लेके बैठ जाओ। और यार क्योंकि तुम लोग पेपर दे के आ रखे हो तो सिंपल सी बात है, आसानी से आप बता दोगे यार ये वाला ऑप्शन का मैं टिक ये लगा कर आया हूँ। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी पेपर दे के आया हो यार, 7-8 घंटे 4-5 घंटे ही हुए होंगे अभी। निर्नष्ट वितरण नियम लागू होता है जब विलायक, निर्नष्ट वितरण नियम लागू होता है जब विलायक जो होता है ना, दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कार्नोट इंजन 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच कार्य करता है, दक्षता 50% आएगी। 1 - 2 में से घटाओगे 1/2 गुणा 100 कर दियो भैया, 2 से काट दो 100 को, 50% आ गया। यार ये तो आंखों में हल कर दोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 23, यदि दक्षता 60% और सिंक का तापमान 400 केल्विन है तो स्रोत का तापमान कितना होगा? हल करवाने वाला नहीं हो, यही फॉर्मूला लगा दो, 1 - T2/T1। ठीक है, इसी से हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन जो होगा ना, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है वो सी पे आप टिक लगाओ, 1000 केल्विन, बड़ा हाई टेम्परेचर पहुंच जाओ भैया। 24 देखो जरा फटाफट 23 है, यदि 500 जूल उष्मा 250 केल्विन पर
उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित की जाए तो एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होगा? अले ले 500 जूल उष्मा, तो एंट्रोपी में परिवर्तन निकालना आता है? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू का मान है 500, टेम्परेचर है 250, ले 250 से 500 को हटा 2 चला गया, तो 2 जूल प्रति केल्विन, राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक 24 का सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए 25 देखते हैं, यार हल कर लो खुद से। यदि डेल्टा एच इक्वल टू 40 किलो जूल है और डेल्टा एस इक्वल टू 0.1 किलो जूल प्रति केल्विन है, तो 300 केल्विन पर डेल्टा जी होगा। फॉर्मूला ठोक दो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा यू माइनस के टी इंटू डेल्टा एस। हल करके जल्दी फटाफट तेजी से मुझे राइट ऑप्शन बताओ कि सर इसका राइट ऑप्शन ये आएगा, तो वो आएगा तुम्हारे पास बी पे आप टिक लगा दो। काम क्या? बी, ये प्लस के 10 किलो जूल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 27, 26 तो रह गया। ए भैया, 2 विलायकों में सांद्रता अनुपात 6:3 है, वितरण गुणांक का मान होगा, ये होगा सी पे टिक लगाओ 2 होगा। ठीक है, 26 का सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ऐसा 100 क्वेश्चन है और अभी तो यार बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आने बकाया है। कथन श्वास स्फूर्त प्रक्रिया में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है, क्या ये कथन सत्य है? दोनों कारण एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। अब भैया यार किसी कंपटीशन का पेपर में नहीं बैठे हैं, ये बीएससी का पेपर है और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, समझ गए? तो कथन स्वयंस्फूर्त प्रक्रिया में ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है, कारण है एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। ये बात बिल्कुल सही है कि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है या नहीं है? है या नहीं है? अरे यार फंस गए, नहीं फंसे, ऐसा फंसाता है देखो क्वेश्चन पेपर। बी पे आप टिक लगाओ, दोनों सत्य, कारण सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य हैं पर कारण क्या है? सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तुम यार खुद क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई। ये शायद ही पहली बार ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं देख रहा हूँ जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पेपर आए हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी के मैंने क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, मिलान वाले, ये कंपटीशन वाले क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन नहीं देखे मैंने अभी तक। एक दो पेपर में देखे होंगे, एक आधा क्वेश्चन बाकी, इसमें से कम 10-12 क्वेश्चन भरे पड़े हैं ऐसे मिलान वाले। बेटा सही मिलान करो सही मिलान। घुमा दिया दिमाग तुम्हारा आज पेपर ने। 28 का राइट ऑप्शन ए पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए पी का तुम्हारे पास कौन सा होगा? 2 होगा ये वाला। और क्यू का तुम्हारे पास कौन सा होगा? क्यू का तुम्हारे पास 1 होगा। और डेल्टा जी जो है और आर का जो तुम्हारे पास ये 3 होगा। ठीक है, ये यहाँ टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, निम्न में से पी और अधिकतम उपयोगी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? निम्नलिखित में से पी और अधिकतम उपयोगी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो 29 का बी पे आप टिक लगाओ, गिब्स मुक्त ऊर्जा द्वारा। चलिए 30 देखते हैं, 2 आदर्श गैसों का मिश्रण से ऊर्जा घटती है, मुक्त ऊर्जा शून्य, कोई परिवर्तन नहीं, एंट्रोपी बढ़ती है। अगर 2 आइडियल गैसेज हैं तो उनको अगर मिलाओगे तो मुक्त ऊर्जा जो होगी ना वो कितनी होगी? शून्य होगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा? फटाफट तेजी से बताना ज़रा मुझे। एंट्रोपी बढ़ेगी बस। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं, तापमान का चालकता पर सही प्रभाव कौन सा है? तापमान का चालकता पर सही प्रभाव कौन सा है? तो जो चालकता होती है ना, यानी कि तापमान का सही प्रभाव कौन सा है, यानी कि धातुओं की चालकता घटती है और विलयन की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अब ना यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया, तापमान का चालकता पर सही प्रभाव कौन सा है? ये है ना, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टेंस इज कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाई। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? ये मिस्टेक कर रखी है क्वेश्चन में कहना था कि तापमान के बढ़ने पर चालकता पर सही प्रभाव कौन सा है? बढ़ने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता? तो धातुओं की चालकता घटती है और विलयन की चालकता हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, मोलर चालकता डेल्टा एम बनाम डेल्टा सी के ग्राफ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? लाओ हम ऐसे बता दें, ये ए वाला सत्य है। प्रवर इलेक्ट्रोलाइट सीधी रेखा देते हैं जबकि ध्रुवर इलेक्ट्रोलाइट कर्व देते हैं, यानी कि कर्व रेखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता तनुकरण पर, जो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मतलब जो दुर्बल विद्युत भट्टे होते हैं उनकी मोलर चालकता तनुकरण पर क्या होती है? तीव्रता से बढ़ती है। क्या ये राइट ऑप्शन है? लगा दूं? बिल्कुल सही, हाँ लगा दो सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट चालकता तनुकरण पर सामान्यता क्या होती है? घटती है। लगा दूं सर? लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन प्यार के साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 है, कोलराउस का नियम मान्य है अनंत तनुकरण पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ओसवाल्ड का
लघुकरण नियम लागू होता है। अबे लघु कर दिया, यहाँ तनुकरण होगा यार। ओस्टवाल का तनुकरण नियम जो होता है वो दुर्बल विद्युत भट्टे पर लागू होता है। ढूंढ लो, यह है दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। डिवाई हकल ओनसागर समीकरण प्रयुक्त होती है प्रबल विद्युत भट्टे के लिए। चीख चीख के मैंने इन क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बताया था आपको, मैंने कि पढ़ के जाना, एग्जाम पेपर में फंसेंगे। और ये फंसी गए बेचारे, फंसी गए। ये लगा दो, ए प्रबल इलेक्ट्रोलाइट हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38 है। यदि प्रतिरोध 50 ओम तथा सेल स्थिरांक 1 सेंटीमीटर इनवर्स है तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? फॉर्मूला लगा दो, कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार। गुणा करके एक 1/r, आर का मान लगाओ, गुणा जी स्टार से गुणा कर दो। जी स्टार मतलब सेल स्थिरांक L/I फॉर्मूला जो होता। अरे निकाल लोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम तो पेपर करिए, बस आंसर देखते रहो। बी पे आप टिक लगा दो, 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। यदि विशिष्ट चालकता 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर है तथा सांद्रता 0.1 n है, n मतलब नॉर्मल है, तो समतुल्य चालकता होगी। तो 39 का सी पे आप टिक लगा दो, 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति एक्विलिब्रियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। यदि वियोजन की मात्रा 0.2 तथा सांद्रता 0.1 m है तो वियोजन स्थिरांक कितना होगा? फटाफट तेजी से मैं आगे बढ़ता हूँ बता के। बी का मान होगा 0.005। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सीमांत मोलर चालकता के मान हैं। यार तुम लोग करके कैसा आए हो? कोलराउस का नियम लगा दो, आपने पढ़ा नहीं है? दुर्बल विद्युत भट्टे की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस का नियम लगाना पड़ता है, यानी कि HCl प्लस CH3COONA माइनस के NaCl हैं, यही होता है। अरे भाई यही तो होता है, तभी तो निकल कर आ गई CH3COOH की मोलर चालकता के HCl प्लस CH3COONA दोनों की मोलर चालकता जोड़ दो और NaCl की घटा दो, राइट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है जल्दी बताओ? ए पे टिक लगा दो, 41 का ए, ये 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। हर बार ये क्वेश्चन पेपर में फंसता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत की सीमा क्या है? आर्हेनियस सिद्धांत की सीमा क्या? आप बोलोगे सर ये केवल बिलियन में आयनों को समझाता है, इसके अलावा ये किसी चीज़ की व्याख्या करने में असमर्थ है। यदि ऋणायन की परिवहन संख्या, अरे इंग्लिश में देखो, इफ़ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज 0.35 द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज, एक में से घटा दो 0.35, कितना बच रहा है? 0 पॉइंट बच जाएगा आपका ये हम 0.67 बच रहा है ना। अरे यार 67, अरे नहीं 0.35 है ना, तो 0.65 बच जाएगा। 43 का डी पे आप टिक लगा दो। कितना बच रहा था हमारे पास? 43 का डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, एक में से घटा दो ना। क्वेश्चन नंबर 44। गैल्वेनिक सेल में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किससे होता है? गैल्वेनिक सेल में बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किससे होता है? एनोड से कैथोड की ओर होता है मेरे दोस्तों। ये बात आपको पता नहीं थी? हाँ सर पता थी, एनोड से कैथोड की ओर होता है और विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर भागे जाती है। दबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका मानक विभव शून्य मान जाता है। अरे भाई ये एनोड नहीं बन सकता, बारे में कौन सा कथन सही है? तो यार ये जो पहला नंबर है ना, ए नंबर में यहीं रुक गया, मैं आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ए नंबर जो राइट है, इसका मानक विभव शून्य माना जाता है। क्यों मानेंगे? अबे स्टैंडर्ड रुकना जरा, हाँ यही तो है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड 0 होता है, यही राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कौन सा कथन सही है? ए नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। यदि अभिक्रियाओं के लिए इतना इतना है तो फिर कितना कितना होगा? दोनों को जोड़म जाड़ है, तो Fe2+ के लिए इतना है, Fe3+ के लिए इतना है। अब आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सा एनोड पर हो रहा, कौन सा कैथोड पर हो रहा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ये कार्य कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है इसका राइट ऑप्शन 46 का होगा, वो बी पे आप टिक लगा दो, माइनस के 0.04 वोल्ट। हल कर लेना। और यार चलिए क्वेश्चन नंबर 47। pH मापन में बिना हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग किया जा सकता है? बिना हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जा सकता है? ये वाला क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। मानक रक्त में कौन सा बफर तंत्र उपस्थित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन है, इसकी नॉलेज आपको होनी भी चाहिए थी। सी पे आप टिक लगा दो, H2CO3 तथा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अम्ल और उसके लवण की समान सांद्रता वाले विलयन का होगा। अम्ल और उसके लवण की समान सांद्रता वाले विलयन का होगा, pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ 49 का जो राइट ऑप्शन है, ढूंढो जरा कौन सा होना चाहिए।
यहाँ डी पे टिक लगाओ, पीएच जो है ना वो पी के ए के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 सोडियम एसीटेट के जल अपघटन में विलयन होगा, वो होगा तुम्हारे पास क्षारीय, हल्का क्षारीय होगा। 50 का बी पे आप टिक लगा दो। चलिए 51 देखते हैं। उत्क्रमणीय सेल वह है सूक्ष्म ईएमएफ परिवर्तन से अभिक्रिया उलट सकती है, यह केवल निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। क्या लग रहा है 51 का राइट ऑप्शन? बी पे आप टिक लगा दो, सूक्ष्म ईएमएफ परिवर्तन से अभिक्रिया उलट सकती है। क्वेश्चन नंबर 52 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn का E0 माइनस के 0.76 वोल्ट है, कॉपर 2 प्लस का ऑब्लिक कॉपर का E जो है वो प्लस के 0.34 वोल्ट है। सेल का EMF तो दोनों को जोड़ दो 1.10। डी पे आप टिक लगा दो। ये चल क्यों नहीं दे रहा भैया आज? ए डी 1.10 वोल्ट इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 10 की घात माइनस के 8 MSCl बिलियन का pH लगभग होगा। अब यहाँ ये मत सोचना कि H प्लस आयन के साथ 10 की घात माइनस 8 है, गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो 8 से कम यानी कि 6.98 लगा दूँ ठीक 53 का। अब तुम सोच लोगे यार सर ने ये आंसर निकाला कैसे होगा? भाई 6.98 कैसे निकाला होगा? अरे यार हल करके देख लो, ठीक है, हल करके देख लो निकल जाएगा, पर ऐसे ना निकलेगा डायरेक्टली, इसके लिए अलग से मेथड लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो। रंगीन या धुंधले विलयन में पीएच मापन हेतु कौन सा इलेक्ट्रोड उपयुक्त होता है? तो वो होता है तुम्हारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है पीके का मान 4.76 तथा सल्ट अपॉन एसिड इक्वल टू 10, तो दो बफर का पीएच होगा। ये 10 है ना, तो लोग इक्वेशन लगाओगे आप पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस के, ठीक है, log 10 सल्ट अपॉन एसिड, ठीक है, तो log 10 का मान 1 हो जाएगा, मतलब एक में जब 4.76 जोड़ोगे तो 5.76 आ जाएगा। सी पे आप टिक लगा दो, इज़ द राइट ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। यदि ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन बराबर 10 है तो विभव में परिवर्तन कितना होगा? तो विभव में परिवर्तन होगा ये प्लस के 0.0591 वोल्ट इज़ द राइट ऑप्शन। ए पे टिक लगा दो आप बेझिझक। चलिए 57 देखते हैं। एकल इलेक्ट्रोड विभव में पूर्णतः नहीं मापा जा सकता है। एकल इलेक्ट्रोड विभव को पूर्णतः नहीं मापा जा सकता है, केवल विभवांतर मापा जा सकता है। इलेक्ट्रोड पुल, इलेक्ट्रोड घुल जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट अनुपस्थित होता है, ये सदैव शून्य होता है। पेचीदा क्वेश्चन है यार, डी पे टिक लगाओ, केवल विभवांतर मापा जा सकता है ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। पीएच का मान 10 है, पीएच 10 वाले विलयन में डूबे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा। पीएच बराबर 10 वाले विलयन में डूबे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तो 58 का बी पे टिक लगा दो बेझिझक। ये वाला माइनस के 0.59 वोल्ट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटा सा ना है, बहुत बड़ा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। है ईएमएफ का धनात्मक ताप गुणांक, ताप बढ़ने पर घटता है। ईएमएफ का ऋणात्मक ताप गुणांक, शून्य ताप गुणक। तो ये तो अधिकांश बच्चों ने छोड़ दिया होगा, बोला कौन झंझट पाले है भाई। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, ठीक है। पी का 2 से मिलेगा, क्यू का 1 से मिलेगा और आर का 3 से मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखो, यार बहुत टाइम हो जाएगा बताने में ऐसे तो। कथन ए, जल में सोडियम एसीटेट का विलयन क्षारीय होता है, कारण दे रखा। आर, इसमें एसीटेट आयन जल अपघटन करके OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ए पे टिक लगा दो। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 61 है। अल्ट्रा वायलेट विजिबल विकिरण अवशोषित करने पर अणु में कौन सी प्रतिक्रिया होती है? सच बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछा है, ये तो घुमा फिरा के। कहते नहीं है कि हिलाया जुलाया घुमाया फिराया लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं आया, आखिरकार पेंच की चूड़ी मर गई और उसे कील की तरह ठोकना पड़ा। बस वही वाला हिसाब हो रहा, कितना भी पढ़ लो, कितना भी घुमाओ फिराओ, दिमाग चलाओ, राइट ऑप्शन माइंड में नहीं आने वाला। यूवी विजिबल विकिरण अवशोषित करने पर अणु में कौन सी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है? प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो 61 का बी पे टिक लगा दो। ए, इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। कथन ए, केवल अवशोषित प्रकाश ही प्रकाश रासायनिक परिवर्तन करता है। अच्छा, कारण आर दे रखा। परावर्तित प्रकाश रासायनिक रूप से अप्रभावी होता है। तो मैं बता देता हूँ उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। ए पे टिक लगा दो। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। 63 देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है 2A चेंज टू प्रोडक्ट के लिए ए के लुप्त होने की दर 0.08 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो उत्पाद बनने की दर क्या होगी? ये फॉर्मूला तुम्हें पता है कौन सा लगेगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 63 का बी पे आप टिक लगा दो, 0.04 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64। कौन सा कथन आंतरिक रूपांतरण IC तथा
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC में सही अंतर बताता। चारों ऑप्शन कितने बड़े बड़े दे रखे हैं, सही कह रहा हूँ। बच्चे अगर पेपर में पढ़ेंगे तो भी 1 घंटा हो जाएगा। दोनों विकिरण प्रक्रियाएं हैं जिनमें फोटोन उत्सर्जित होता है। आंतरिक रूपांतरण समान बहुलकता अवस्थाओं के बीच होता है, जबकि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बहुलकता अवस्था के बीच होती है। वेरी गुड, बी पे आप टिक लगा दो। और यही सबसे बड़ा ऑप्शन है, और मैंने बता भी रखा आपको, जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे वही राइट ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। जेब लॉन्स्की आरेख में फास्फोरेसेंस संभवतः होता है। फास्फोरेसेंस संभवतः होता है, बी पे आप टिक लगा दो। उत्तेजित ट्रिपलेट से ग्राउंड सिंगलेट अवस्था में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। भाई ये सूचियाँ पता नहीं यार कितने क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन रख देते, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं सूचियों वाले रखे गए हैं इसमें। गिन के देख लो आप, 8-9 क्वेश्चन पक्का बैठेंगे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सच में ये टाइम जो है ना आपका व्यतीत करने वाला हिसाब है, ठीक है। कोंडोज ड्रेपर नियम और स्टार्क आइंस्टीन नियम, यार ग्रोथस होना चाहिए था ऊपर वाला, ग्रोथस। कॉन्डेंस दे रखा ड्रेपर लो, स्टार्क आइंस्टीन नियम और क्वांटम उपज। तो ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ले बताओ। 66 का मैंने ए बोल दिया है, ए नंबर लगा दो टिप बेझिझक, ठीक है। ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संवेदित अभिक्रिया में का कार्य करता है, यानी कि इन, अरे भैया 67 का जो राइट ऑप्शन है, बी पे आप टिक लगाओ। पहले प्रकाश अवशोषित करना तथा अभिकारक ऊर्जा स्थानांतरित करना, सबसे बड़ा ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है, यही राइट है। क्वेश्चन 68। आदर्श विलयन की सक्रियता गुणांक, ठीक है, गामा का मान होता। आदर्श विलयन में सक्रियता गुणांक गामा का मान होता। कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा है यार, ये लगा लो हिसाब, D = 1। यहाँ बच्चे 15 दिन पहले तैयारी करते हैं और नीट लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे कर पाओगे यार, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है। कथन देखो ज़रा, यार एक कथन दे रखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करती हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी तुम्हारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं ना, वो सब विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं। कारण है ये विलेय के रासायनिक प्रकृति निर्भर नहीं करते। दोनों सत्य हैं, बिल्कुल दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए 69 का राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दो। यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है यार बी होना चाहिए। ए और ए हैं, अरे क्या है यार, ये मैं तो ऑप्शन ही गलत कर रखा। बी नंबर तो बिल्कुल, ए और ए दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता। ये बी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि विलेय की रासायनिक प्रकृति निर्भर नहीं करते। ये व्याख्या नहीं कर रहा ऊपर वाले चीज़ की, समझ गए चीज़ को, ये व्याख्या नहीं कर रहा। एक बार ज़रा क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। यानी कि जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो कणों की, विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और आर जो दे रखा है ये विलेय के रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, तो इसका कोई मैचिंग नहीं हो रही। ये जो है ना दोनों सत्य हैं बिल्कुल, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं कर पा रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। राउड के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन हैं में, राउड के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में 70 का बी पे आप टिक लगा दो। ए बी आकर्षण जो होता है वो ए तथा बी से कम होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 का आपने बी पे टिक लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, 71 है। अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए बाष्पदाब में अपेक्षित कमी किसके बराबर होती है? तो ये जो विलेय का बाष्पदाब होता है ना उसके बराबर होती है मोलरिटी। अबे कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, ले तो थोड़ा सा ना यहाँ पर जो है पेज बहुत गंदे थे, तो थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ करा था, इस वजह से इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट नहीं करती है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं करती है, मोललिटी ऑफ सोल्यूट हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लो, जो हिंदी में समझ में नहीं आ रहे। स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराक्षण दाब निम्नलिखित में से किसके सीधे समानुपाती होता? स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराक्षण दाब निम्नलिखित में से किसके सीधे समानुपाती होता है? तो वो होता है हमेशा ए मोलर सांद्रता के। ऑलवेज याद कर लो ठीक से, ये पढ़ रखा है आपने। कौन सा नियम है ये नियम है, यानी कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का पराक्षण दाब जो होता है वो मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। बॉयल बार्नहाफ हाफ नियम नहीं पढ़ा आपने? बॉयल बार्नहाफ हाफ नियम तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। NaCl CaCl2 ACl3 और ग्लूकोज के
सम मोलर जलीय विलयनों के हिमांक का बढ़ते क्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता, वो होता, बी पे टिक लगा दो, ये वाला, ठीक है। सबसे AlCl3 का कम, फिर कैल्शियम क्लोराइड का ज़्यादा है, NaCl का उससे ज़्यादा, और ग्लूकोज का उससे ज़्यादा, ठीक है। चलिए 74 देखते हैं। 40 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान वाले अवाष्पशील विलेय के कितने ग्राम को 114 ग्राम एसीटोन में घोलें कि उसका वाष्पदाब मूल रूप से 80% रह जाए। भाई साहब NCERT जो 12th क्लास की NCERT बुक है ना, बिलियन चैप्टर जिसमें दे रखा है, वो उसका क्वेश्चन उठा कर रख दिया इन लोगों ने NCERT बुक का। कहाँ से पूछा क्वेश्चन है भाई, यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन मिला है। 74 का ए पे टिक लगा दो, 20 ग्राम इज द राइट ऑप्शन। और सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी NCERT बुक का रखा हुआ है यार। जल में 5% द्रव्यानुसार गन्ना शर्करा विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। 5% ग्लूकोज विलयन का हिमांक कितना होगा यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है, जबकि दे रखा आपको गन्ना शर्करा मोलर द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल है, यानी कि सुक्रोज का और ग्लूकोज का भी मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है 180 ग्राम प्रति मोल है। आप बताओ 75 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। आप बोलोगे सर डी पे टिक लगा दो, 269.1 केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये मिलान वाले क्वेश्चन आ गए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड तथा सूची थर्ड से मिलान कीजिए। अरे भैया 3-3 का मिलान करना है, सही बता रहा हूँ, 3-3 का मिलान करना है। आप लगा लो 3-3 का मिलान करो बेटे। बी पे आप टिक लगा दो, पी अरे लगा दो यार। चलिए अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। यदि NaCl पूर्णतः आयनों में विघटित हो जाए तो बांड हाफ फैक्टर कितना होगा। नमक जो है पूरे 2 होगा, 2/1, 2 ही तो हो जाएगा। डी पे आप टिक लगा दो, 77 का डी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 78 है। गैस का ठोस सतह पर, ठीक है, फिजियोपोर्शन किस संघों में अधिक अनुकूल होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन 78 का आप जो है बी पे टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, निम्न ताप उच्च दाब पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। चारकोल पर गैस का अपशोषण ताप बढ़ने पर सामान्यतः कम क्यों हो जाता है। ताप बढ़ने पर सामान्यतः कम क्यों हो जाता है। यहाँ सी पे टिक लगाओ, क्योंकि जो ये अवशोषण होता है ना, हाँ सही है, बिल्कुल सही। तो चारकोल पर गैस का अवशोषण ताप बढ़ने पर सामान्यतः क्यों कम हो जाता है, ऊष्माक्षेपी की वजह से। फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में log x/m बनाम log p का ग्राफ स्लोप 0.5 है तथा इंटरसेप्ट जो है 1 है, ढाल जैसा बोलते हैं। तो k और n के मान होंगे। ए पे टिप लगा दो, k का मान 10 आएगा और n का मान 2 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कथन ए दे रखा, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन उच्च दाब पर सैचुरेशन प्राप्त करता है। कारण आर, सतह पर एडजॉर्प्शन स्थलों की संख्या सीमित होती है। तो क्या लग रहा है, पहले एक बार क्वेश्चन को ज़रा ठीक से पढ़ो, उसके बाद राइट ऑप्शन लाने की कोशिश करना। यहाँ डी पे आप टिक लगा दो। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है एक ही बिल्कुल सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट राइट ऑप्शन है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची दोनों तरफ दे रखी है, पहला सूची फर्स्ट पढ़ो फिर सूची सेकंड पढ़ो। और 82 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83। बिस्मांग उत्प्रेरण में अभिक्रिया दर बढ़ती है क्योंकि अभिकारक जो होता है ना, वो बिस्मांग उत्प्रेरण में अभिक्रिया दर बढ़ती है क्योंकि अभिकारक जो होता है वो होता है उत्प्रेरक पृष्ठ पर एडजॉर्ब होकर सक्रिय होते हैं, राइट ऑप्शन। 84 देखो जरा। एक धनावेशित FeOH का होल थ्राइस सॉल्यूशन को NaCl, Na2SO4, Na3PO4 तथा KNO3 में उपचयित किया जाता है। जमाने की शक्ति का बढ़ता क्रम है। सी पे आप टिक लगा दो, 2 आयन हैं ये, फिर NaCl, फिर Na2SO4, फिर Na3PO4। इसका मतलब है सी इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। फिर से देखिए यार कितने बुरे बुरे क्वेश्चन है इसमें, क्या हिसाब है यार। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड तथा सूची थर्ड के साथ मिलान कीजिए। 3-3 की दे रखी है। अब 2 से 2 कम पढ़ ली थी तो 3-3 की दे दी, बताओ यार। ए पे टिक लगा दो, ये नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। जीटा विभव संबंधित है कोलाइड की स्थिरता से, बाकी किसी चीज़ से संबंधित नहीं है ये। चलिए 87 देखते हैं। माइसेल केवल एक निष्क्रिय सांद्रता में ऊपर बनते हैं। माइसेल मिसेल होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। केवल एक निश्चित सांद्रता से ऊपर बनते हैं जिसे कहते हैं, इसे आप क्या बोलते हो। सी पे आप टिक लगा दो, क्रिस्टिकल माइसेल सांद्रता, यानी कि क्रिटिकल, हाँ क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन इज़ अ राइट ऑप्शन। 88 देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अरे यार कितनी सूचियाँ हैं यार, अब तो 10 से भी ऊपर पहुँच गए क्वेश्चन ये वाले। दे दनादन सूचियाँ, दे सूचियाँ, ले सूचियाँ। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए।
तो ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। ईस्टर्न बी परत सिद्धांत में कोलाइड कण के निकट दृढ़ता से जुड़े प्रति आयनों की परत कहलाती है, ऐसे बोल दो, कहलाती है। डी पे आप टिक लगा दो, ईस्टर्न परत इज़ अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 90 देखो, निम्नलिखित में से प्रेरित रेडियोधर्मिता का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से प्रेरित रेडियोधर्मिता का उदाहरण कौन सा है? तो क्वेश्चन 90 का जो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, अल्फा कणों द्वारा, ठीक है, एल्युमिनियम पर बमबारी कर P30 बनाना इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। बीटा 6 में नाभिक उत्सर्जित करता है, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, ठीक है। गीगर यानी कि गाइगर नटल रूल, ठीक है, के अनुसार किसी अल्फा उत्सर्जक के 6 नियतांक के लघु गुणक का रैखिक संबंध किससे होता है? रैखिक संबंध किससे होता है? तो वो होता है, सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, अर्धायु से सीधे होता है, ठीक है। 93 देखते हैं। किसी रेडियोधर्मी नमूने की अर्धायु 10 दिन है। यदि प्रारंभ में 100 ग्राम पदार्थ हो तो 30 दिन के बाद वो कितना बच जाएगा? कितनी? 30 दिन के बाद शेष मात्रा होगी। तो यहाँ पे सी पे आप टिक लगा दो, इज़ द राइट ऑप्शन, 12.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। अरे भैया ले, फिर सूची आ गई, मिलान करो बेटे। अल्फ़ा 6 4 की कमी द्रव्यमान संख्या में और परमाणु क्रमांक संख्या में 2 की कमी। बीटा 6 1 की वृद्धि होगी, द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। गामा 6 कोई परिवर्तन नहीं होगा। पॉजिट्रॉन उत्सर्जन +1 की वृद्धि होगी, मतलब +1 की कमी होगी। तो अब ढूंढ लो यार 94 का राइट ऑप्शन कौन सा है। मैं बहुत टाइम लग जाएगा मुझे बताने में। बी पर आप टिक लगा दो, बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। 1 मिनट देख लेते हैं ऐसे करके। बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ए ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्यार के साथ में। क्वेश्चन 95 है। एक नाभिक यूरेनियम 9238 एक अल्फा 6 तथा उसके बाद 2 बीटा -6 करता है तो अंतिम उत्पाद होगा। बी पे टिक लगाओ, यूरेनियम 9234 इज़ द राइट ऑप्शन। 96 देखो, गीगर नटल है, गाइगर मिलर काउंटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि गीगर म्यूलर काउंटर मुख्यतः उपयोग होता है, ए पे टिक लगा दो, आयनीकरण विकिरण का पता लगाने में। 97 देखो, कौन सा उपकरण फॉस्फर पदार्थ में उत्पन्न प्रकाश चमक पर कार्य करता है? सिंटिलेशन काउंटर तो नहीं है ये, हैं? ये तो यही लग रहा है यार। हाँ, डी नंबर सिंटिलेशन काउंटर इज़ द राइट ऑप्शन। 98 देखते हैं। कार्बन डेटिंग किसके 6 पर आधारित है? कार्बन 14 के 6 पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 99 MTC, ठीक है, टेक्नीशियम नाभिकीय चिकित्सा में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है क्योंकि यह, बी पे आप टिक लगाओ, उपयोगी गामा किरणें देता है तथा अल्प अर्धायु रखता है, यही राइट ऑप्शन है। और 100 का फिर से दूसरा एक लास्ट में भी जाते जाते सूची वाला क्वेश्चन पूछिएगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए, तो राइट ऑप्शन 100 का ए पे टिक लगा दो। भैया मिलान कर लो खुद से। ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन, यानी कि पी का 2 है और क्यू का तुम्हारे पास 3 है और आर का तुम्हारे पास भैया 1 है और एस का तुम्हारे पास 4 है, ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए, तो टोटल मैंने आज के लेक्चर में 100 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, ठीक है। अब अच्छे से इन क्वेश्चन को देख लो, अपनी आंसर की चेक कर लो, और जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।